जैसा मैंने कहा था कि आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल में जो उसका लाइफ साइकिल होता है उसमें ये 5 चीज़ें होती हैं। तो इन 5 चीज़ों का मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा कि ये क्या नाम है, किस तरह रियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट होती हैं। तो सबसे पहले आती है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आपको क्लाइंट जो होता है वो रिक्वायरमेंट देता है, ठीक है, और रिक्वायरमेंट को आप जो होते हैं उसको एनालाइज करते हैं, मतलब कि वो रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, बेसिकली इसे कहते हैं। तो रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं, उसको पूरी तरह समझते हैं और समझ कर आप टेस्ट प्लानिंग करते हैं, टेस्ट केस डेवलपमेंट करते हैं और टेस्ट एग्जीक्यूशन और टेस्ट क्लोजर करते हैं, ठीक है। मतलब कि टेस्ट प्लानिंग रिक्वायरमेंट को एनालाइज करके ही होती है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस जो होती है वो नॉर्मली जो होती है जनाब, एक फ़ाइल होती है, इस तरह की फ़ाइल हो सकती है वो, और हर कंपनी में डिफरेंट होती है, लेकिन नॉर्मली जो होती हैं वो उसमें इस तरह की चीज़ें होती हैं। सॉफ्टवेयर साइड के जो यहाँ पे मैंने कोई प्रोजेक्ट बनाया था साइड कंटेंट, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कंटेंट ये सॉरी। तो बार्बर का जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था इसमें ये फाइल्स थी, ठीक है। अब इसमें जो FRS जैसे हम कह सकते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट फ़ाइल, वो कुछ इस तरह की दिखती है। ये सब मैंने वर्ड में रखी हैं ताकि इजी हो जाए आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, वरना कुछ फाइलें यहाँ पे एक्सेल में भी होती हैं, ठीक है। नॉर्मली कुछ एक्सेल में होती हैं, कुछ वर्ड में होती हैं, तो उसका इतना इशू नहीं होता। लेकिन आपको जिस तरह की टेम्पलेट दी जाएगी आपने उसके मुताबिक ढालना अपने आप को, ठीक है। आपने उसके मुताबिक उसमें एंट्री करनी है डेटा की और उसके मुताबिक आपने चलना है। इसी थोड़ा स्लो हो गया। तब तक ये ऑन होता है तो हम देख लेते हैं। चलें, तो कुछ इस तरह की होती है फंक्शन रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन फ़ाइल, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल पहले इंट्रोडक्शन होगा, छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर उसकी बताते हैं कि इसमें ये जो इसके अंदर क्या क्या होगा, ठीक है। मेन पेज में क्या होगा, अपॉइंटमेंट बुकिंग में क्या होगा, अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन में क्या होगा, GM में क्या होगा, ये सारा जो है ये रिक्वायरमेंट में आ जाता है। टेस्टिंग क्या क्या करनी है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन किस तरह की होगी, डिप्लॉयमेंट एंड ये कंपैटिबिलिटी क्या है, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट क्या है, एरर हैंडलिंग क्या है, सिक्योरिटी कंसिडरेशन क्या है। ये सारा हर उसमें डिफरेंट होता है, लेकिन हर फाइल में टेम्पलेट में डिफरेंट होता है, लेकिन ज़्यादातर में कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें होती हैं सेम। लीगल कंप्लाइंस क्या है, मेंटेनेंस एंड सपोर्ट में क्या होगा, और कुछ चीज़ें होती हैं यहाँ पे स्कोप और आउट ऑफ स्कोप भी लिखा होता है, वो जो इसमें नहीं है लेकिन लिखा होता है नॉर्मली। तो ये इस तरह की फंक्शन रिक्वायरमेंट होती है, आपने बस इसे एनालाइज़ करना होता है, आपका यही काम होता है। आपने बनानी नहीं होती, आपने सिर्फ एनालाइज़ करनी होती है। बनाना है आपने, बनानी चाहिए आपको, क्योंकि कभी कभी आप काफ़ी आगे की लीड में आ जाते हैं, तो आपको बनाने आना चाहिए। खैर, उसके बाद हम आ जाते हैं टेस्ट प्लानिंग पर। टेस्ट प्लान वो होती है डॉक्यूमेंट जो डिस्क्राइब करती है कि स्कोप क्या है उसका, उसकी अप्रोच कौन सी होगी, उसके रिसोर्सेज क्या लगेंगे, उसकी स्केड्यूल क्या है टेस्टिंग एक्टिविटीज़ का, और क्या क्या चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है टेस्ट आइटम में, फीचर कौन से टेस्ट करने हैं, टास्क कौन से करने हैं, और हु विल डू ईच टास्क, और कौन कौन वो टास्क करेगा, एनी रिस्क रिक्वायरमेंट कंटिन्यूसी प्लानिंग, और कोई रिस्क जो है उसमें प्रॉब्लम डाल है। तो इस तरह के जो है कि हम उसको किस तरह प्रोसीड करेंगे, सारा जो है टेस्ट प्लान करता है, ठीक है। टेस्ट प्लानिंग में होती है। और टेस्ट प्लान की जो एग्जांपल होगी वो कुछ इस तरह की होगी, ये देख सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इंट्रोडक्शन, स्कोप क्या, जो मैं ऊपर बात कर रहा था, स्कोप क्या होगा। तो स्कोप यानी जो चीज़ें आपने टेस्ट करनी है, ठीक है। तो टेस्ट एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए, टेस्ट फेस क्या होगी, टेस्ट केस क्या होंगे, ठीक है। मतलब कि टेस्ट केस में क्या होने चाहिए, क्या क्या वेरीफाई होना चाहिए, टेस्ट डेटा क्या होगा, टेस्ट एग्जीक्यूशन किस तरह होगी, बग रिपोर्टिंग किस तरह होगी, और टेस्ट ऑटोमेशन में क्या होगा, सिक्योरिटी टेस्टिंग में क्या होगा, परफॉर्मेंस, सब जो है, और साइन ऑफ किस तरह होगा, सब जो आप देख रहे हैं ये टेस्ट प्लान में आ जाता है, ठीक है। एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या होगा, टेस्ट क्लोजर क्या होगा। तो ये जो सारा क्राइटेरिया जो सॉरी ये पूरा ये डॉक्यूमेंटेशन है, ये टेस्ट प्लान है। ये बता रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, स्कोप क्या है, एग्जीक्यूशन किस तरह होगी, एनवायरनमेंट क्या होगा, टेस्ट फेज क्या होगी, टेस्ट केसेस किस बनेंगे, टेस्ट डेटा क्या होगा, टेस्ट ऑटोमेशन किस तरह होगी, सिक्योरिटी टेस्टिंग किस होगी, परफॉर्मेंस। ये पूरा उसका प्लान है कि किस तरह हम सबको एग्जीक्यूट करेंगे, सब काम करेंगे, और पूरा इसका प्लान है ये। तो ये आ गया इसका टेस्ट प्लान, ठीक है। अब हम अगली डॉक्यूमेंट में जाते हैं।
टेस्ट प्लान में कंटेंट मैंने आपको बता दिए हैं कि ऑब्जेक्टिव वो जो अभी देखें आपने, फीचर क्या टेस्ट होंगे, फीचर नॉट टू बी टेस्टेड, ये इसे बेसिकली हम स्कोपिंग भी कहते हैं, स्कोप क्या होगा और आउट ऑफ स्कोप क्या होगा। ये जो फीचर नॉट टू बी टेस्टेड बेसिकली लिखा होता है आउट ऑफ स्कोप, ठीक है, और जो फीचर टू बी टेस्टेड यानी इन स्कोप, तो बेसिकली ये स्कोपिंग और ये आउट स्कोपिंग होती है। तो टेस्ट अप्रोच कौन सी होगी, इंट्री क्राइटेरिया भी अब देखा है आपने, इंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया, अप्रोच कौन सी, सस्पेंशन, ये कुछ डिफरेंट होते हैं लेकिन तकरीबन ज़्यादातर सेम होते हैं। एनवायरनमेंट का अभी देखा आपने, टेस्ट डिलीवरीज क्या है, स्केजुअल क्या, ये भी देखा है, ये रिस्क क्या होंगे, तो ये सारा मतलब कि टेस्ट प्लान में कंटेंट होता है। तो और टेम्पलेट में एक्स्ट्रा चीज़ें भी हो सकती हैं, कुछ मतलब कि कुछ अप्रोचेस डिफरेंट भी हो सकती हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी हो सकते हैं, लाजमी नहीं कि सेम ही होंगे, लेकिन ज़्यादातर में इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है, ज़्यादातर टेस्ट प्लान के प्लानिंग में। अब आ जाते हैं यूज़ केस में। यूज़ केस जो होते हैं ना, यूज़ केस टेस्ट सिनेरियो टेस्ट केसेस, इसमें क्या फ़र्क है कि यूज़ केस में होता है कि वो रिक्वायरमेंट को डिस्क्राइब करते हैं, जिसमें होती हैं 3 आइटम्स, एक्टर, एक्शन फ्लो, आउटकम। बेसिकली यूज़ केस में होता है कि ये इसका आपसे इतना काम नहीं है, मतलब कि ये बेसिकली मेरे हाथ से क्लाइंट रिक्वायर टेस्ट लीड मेरे हाथ से जनरेट करता है, इसे क्या करता है, एक मिनट मैं आपको बाद में बताता हूँ। खैर, टेस्ट सिनेरियो अभी हम चेक करते हैं, पॉसिबल एरिया टू बी टेस्ट, व्हाट टू टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट सिनेरियो में होता है कि क्या टेस्ट करना है। तो इसकी भी मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा देता हूँ कि टेस्ट सिनेरियो किस तरह दिखती है। ये जिस हमने बोला है क्या टेस्ट करना है, व्हाट टू टेस्ट, तो ये आपको बता रहे हैं कि इसको किस तरह कैसा टेस्ट करना है, ठीक है। ये वेरीफाई जियो डिस्क्रिप्शन, इंश्योर द जियो बारबर बॉर्डर सिस्टम मीट द रिक्वायरमेंट, ये सारा इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है, किस तरह टेस्ट होंगे, ठीक है, किस किस को टेस्ट करना है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो ये आ जाता है किसमें जनाब, टेस्ट सिनेरियो में, ठीक है। बाकी ये हर स्टेप के इसके पास टेस्ट सिनेरियो होते हैं। ये बेसिकली एक्सेल में बनाई जाती हैं, इसको टीसी भी कहते हैं, TS1, TS2, TS3 इस तरह यूज़ होता है टेस्ट सिनेरियो वन। एक्सेल में थोड़ा प्रॉब्लम आती है क्योंकि उसमें तो इतना ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं लिखे जा सकते। खैर, ये है कि डॉक में ज़्यादा ईजी पड़ता है। खैर, आपको मैंने बता दिया कि टेस्ट सिनेरियो किस तरह दिखता है। अब आ जाते हैं टेस्ट केसेस। टेस्ट केसेस तो मेन जो क्यूए इंजीनियर का मेन काम ही टेस्ट केसेस बनाना होता है, ठीक है। टेस्ट केसेस में होता है कि हाउ टू टेस्ट कैसे करना है, ठीक है। आपने स्टेप्स लिखने होते हैं कि क्या जो टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट केस आपने बनाया फॉर एग्जांपल लॉगिन करने का, तो आपको उसको कितनी अप्रोचेस यूज़ करेंगे उसको टेस्ट करने के लिए, ठीक है। डिस्क्राइब टेस्ट स्टेप्स, एक्सपेक्टेड रिजल्ट एंड एक्चुअल रिजल्ट, ठीक है। कितनी अप्रोचेस यूज़ करेंगे, किस तरह टेस्ट करेंगे, उसका रिजल्ट दिखाएंगे जो एक्चुअल है और जो आ रहा है उसका रिजल्ट, ठीक है। तो और जो इसका बनता है रिज़ल्ट, तो वो सारा टेस्ट केसेस में होता है। तो मैं इसकी आपको दिखा लेता हूँ। ये टेस्ट केस तो लाजमी आपने इसको रट लेना है, मतलब कि इस डॉक्यूमेंट को आपने समझ लें कि ये तो आपका मेन फील्ड है आपकी, ये समझ लें मेन काम है आपका टेस्ट इंजीनियर का। जो लोकल क्यूए इंजीनियर्स होते हैं ना, उनका ये काम है। तो ये पूरा टेस्ट केस आईडी, ये टेस्ट केस नेम, ये वेरीफाई करेगा, डिस्क्रिप्शन देगा थोड़ा सा, और 2 स्टेप्स उसके क्या क्या हैं, स्टेप्स किस तरह बनेंगे करने हमने, और रिज़ल्ट क्या है, एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट क्या है, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे एक्चुअल रिज़ल्ट भी होता है, वो वाला लिखा नहीं, लेकिन बेसिकली होता है एक्चुअल रिज़ल्ट। वो हर उसमें डिफरेंट होता है, लेकिन नॉर्मली कुछ में नहीं होता, कुछ में होता है, ठीक है। तो टेस्ट रिज़ल्ट, फिर इसका भी एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट, ये देख लें आप, ठीक है। टेस्ट केस नेम, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, उसके स्टेप्स किस तरह ये हुआ है, ठीक है। ओपन द बारबर सिस्टम, इंटर वैलिड नेम एंड क्लिक सबमिट टू रीच द मेन पेज, क्लिक। ये बहुत टेस्ट केसेस आपने याद रखें, टेस्ट केसेस आपने हर काम के काफ़ी बनाने होते हैं, मतलब कि ये नहीं कि 1-2 बना दिए, ज़्यादा हर लॉगिन के भी आपने तकरीबन मिनिमम 15 से 20 बनाने होते हैं, ठीक है। 20 या 30 तक, 30-40 मैक्स रखें, और 15-20 तो मिनिमम होने चाहिए, ठीक है, टेस्ट केसेस, ताकि ये ना अगले को ये ना लगे कि भाई आपने तो कोई काम ही नहीं किया। खैर, तो ये आ गई टेस्ट केस की एग्जाम्पल। अच्छा, आगे आता है यूज़ केस वर्सेस टेस्ट केस में क्या फ़र्क है। यूज़ केस में आता है कि वो फंक्शन रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब करता है, और सॉरी मैं बताना भूल गया कि ये आपको बिजनेस एनालिस्ट बना के देता है, ठीक है। ये हम नहीं बनाते हैं, इंजीनियर्स नहीं बनाते, जो क्यूए होते हैं ना वो नहीं बनाएंगे, ये बिजनेस एनालिस्ट बनाते हैं। तो इसी का मैं बोल रहा था कि ये हमारा इतना काम नहीं है, ये फंक्शन रिक्वायरमेंट इसकी बताता है। अच्छा, टेस्ट केस क्या होते हैं, वो डिस्क्राइब करते हैं स्टेप्स, प्रोसीजर और वे जिससे हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, और वो टेस्ट इंजीनियर्स बनाते हैं। इससे हमारा मेन काम है टेस्ट केसेस से, ठीक है। अच्छा, टेस्ट केसेस वर्सेस टेस्ट सिनेरियो, ठीक है, इसका क्या फ़र्क है। टेस्ट केसेस मैंने आपको अभी बताया यार कि कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ इनपुट वैल्यूज एग्जीक्यूशन। ये है कि हम जिस तरह टेस्ट कर रहे होते हैं, जो एक्चुअल रिजल्ट होता है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, उसमें इनपुट देते हैं, उसकी स्टेप्स लिखते हैं, ठीक है, और सर्टेन कंडीशन को कवर करते हैं, ठीक है।
और जो टेस्ट सिनेरियो होता है वो सिर्फ टेस्ट प्रोसीजर होता है कि किस को टेस्ट करना है, ठीक है, किस चीज़ को टेस्ट करना है, किस तरह मतलब उसको टेस्ट करना है, ठीक है। टेस्ट केसेस आर ड्राइव्ड और रिटर्न फ्रॉम टेस्ट सिनेरियो, और टेस्ट केसेस भी टेस्ट सिनेरियो से ही लिखे जाते हैं, टेस्ट सिनेरियो पहले लिखा जाता है, ठीक है। सिनेरियोज आर ड्राइव फ्रॉम यूज़ केसेस, और जो सिनेरियोज होते हैं ना वो यूज़ केसेस से लिखे जाते हैं। तो ये इन शॉर्ट टेस्ट सिनेरियो इज़ व्हाट टू बी टेस्टेड। अभी मैंने आपको बताया कि किसको टेस्ट करना है, और टेस्ट केसेस हाउ टू बी टेस्टेड, और कैसे टेस्ट करना है। तो ये फ़र्क है बेसिकली इन दोनों का, कि टेस्ट सिनेरियो होता है कि किसको टेस्ट करना है, और टेस्ट केसेस होता है कि किस तरह टेस्ट करना है। तो ये एग्जांपल ये आपको बता रहे हैं कि टेस्ट सिनेरियो में अभी मैंने आपको बताई है, तो आपको आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि चेकिंग द फंक्शनलिटी ऑफ लॉगिन बटन की फंक्शनलिटी किस तरह चेक करनी है। टेस्ट सिनेरियो जो टेस्ट केस होगा ना 1, उसमें होगा क्लिक द बटन विदाउट एंटरिंग यूज़र नेम। ये टेस्ट सिनेरियो है और ये टेस्ट केस है, ठीक है। क्लिक द बटन ओनली इज एंटरिंग द यूज़र नेम, क्लिक, ये इसका पूरा टेस्ट केस। तो ये इस तरह होता है पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव टेस्ट केसेस। अच्छा, तो ऊपर मैंने हाथ से टेस्ट केसेस पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट की टेस्टिंग की मैंने बताया था आपको, तो मैं यहाँ पे आप आपको क्लियरली समझा लेता हूँ कि टेस्टिंग अप्रोच ये बेसिकली टेस्ट केस बनाने के लिए पॉजिटिव यानी आपको सब पॉजिटिव वे में टेस्टिंग अप्रोच रखनी है, और नेगेटिव यानी आपको नेगेटिव वे में टेस्ट अप्रोच रखनी है। फॉर एग्जांपल एक है टेक्स्ट बॉक्स है एज अ फीचर इन एस आर एस मैंशन टेक्स्ट बॉक्स। जो टेक्स्ट बॉक्स एक्सेप्ट करता है 6 से 20 करैक्टर्स, और वो अल्फ़ाबेट होने चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो इसकी पॉजिटिव अप्रोच क्या होगी कि वो 6 करैक्टर एक्सेप्ट करता है, वो एक्सेप्ट करता है 12 4 लेंथ करैक्टर्स, ठीक है। वो एक्सेप्ट एनी वैल्यू इन बिटवीन, कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है 6 से 20 के दरमियान में, ठीक है। और एक्सेप्ट ऑल अल्फ़ाबेट, और वो एक्सेप्ट अल्फ़ाबेट्स करता है। अब इसकी नेगेटिव में क्या आ जाती है, जब इसमें आ जाएगा कि वो 6 से कम नहीं एक्सेप्ट करता, वो 20 करैक्टर से ज़्यादा नहीं एक्सेप्ट करता, वो स्पेशल करैक्टर नहीं एक्सेप्ट करता। स्पेशल करैक्टर का आपको पता होना चाहिए, जैसे कि अल्फ़ाबेट है ना, तो नंबर नहीं वो एक्सेप्ट करेगा। और वो स्पेशल करैक्टर ये भी होते हैं कि @ हो गया, हैश हो गया, परसेंटेज साइन हो गया, और एंड साइन हो गया। इस तरह के जो साइंस होते हैं ना ऊपर, वो जो आपके कीबोर्ड पे होते हैं, वो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। टेस्ट बॉक्स शुड नॉट एक्सेप्ट न्यूमेरिकल वैल्यू, तो यही मैंने आपको बताया। तो अब आ जाती हैं टेस्ट केस की डिज़ाइन की टेक्निक्स। बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस हमने पढ़ लिया, इक्विवेलेंस क्लास पार्टीशन हमने पढ़ लिया, डिसीजन टेबल अब पढ़ने हमने, स्टेट ट्रांजिशन पढ़नी है, और यूज़ केस टेस्टिंग अभी हमने पढ़ी है। तो ये इसकी टेक्निक्स होती हैं टेस्ट केस डिज़ाइन की। टेस्ट केस को डिज़ाइन करने के लिए ना टेस्ट टेक्निक्स कौन सी यूज़ होती हैं, ठीक है। तो डिसीजन टेबल कुछ इस तरह नज़र आता है, जिसमें आपने फॉर एग्जांपल एक ईमेल और पासवर्ड डाला है, ठीक है। आपने दोनों सेम डाले हैं, ओरिजिनल डाले हैं, जो उसके पासवर्ड और ईमेल बनते हैं, वो टेस्ट केस पास हो गया, ठीक है। अब आपने ईमेल ठीक डाला है, लेकिन आपने पासवर्ड गलत डाला है, तो वो फेल कर जाएगा। आपने पासवर्ड गलत, ईमेल गलत डाला है, पासवर्ड सही डाला है, तो वो फिर भी फेल कर जाएगा। आपने दोनों गलत डाले हैं तो वो तो फेल करेगा। वो एक में आपने भी गलत डाला है, दूसरा आपने सही डाला है, वो भी गलत करेगा। तो इस तरह डिफरेंट सिनेरियोज आपने रखने हैं, ठीक है। आपने मतलब कि तकरीबन हर अप्रोच रखनी है टेस्ट करने के लिए कि कितने डिसीजंस हो सकते हैं हमारे पास इसको टेस्ट करने के, ठीक है। तो ये इसका डिसीजन टेबल होगा। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम क्या होती है, इन्होंने एटीएम कार्ड मशीन नहीं होती, उसकी एग्जांपल में आपको स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बनाई हुई है। पहले कार्ड इंसर्ट करते हैं, वो स्टार्ट होती है, ठीक है। इंटर पिन करते हैं आप, वेट फॉर पिन, जो पिन के लिए वेट करता है। जब इंटर पिन करते हैं आप, तो वो फर्स्ट ट्राई में अगर तो पिन ओके है, सही है, तो आपको डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है अकाउंट के साथ। और अगर रॉन्ग पिन है, पिन नॉट ओके, ठीक है, तो आपको सेकंड ट्राई करनी पड़ती है, ठीक है। सेकंड ट्राई में अगर आपने पिन को अंदर सही पासवर्ड डाल दिया तो वो एक्सेस मिल जाएगा, अगर नहीं डाला तो वो थर्ड ट्राई में चला जाएगा। थर्ड ट्राई में अगर आपने सही पासवर्ड डाल दिया तो वो सही चला जाएगा, नहीं तो वो कार्ड को ईट कर जाएगा, मतलब कि वो कार्ड अंदर चला जाएगा उस मशीन के। तो ये है स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। तो यही आपको बस यही देखना है कि आपने हर किस्म की वैलिड जो है ना केसेस बनाने हैं, कि अगर ये डालें तो ये हो सकता है, और अगर गलत डालें तो ये भी हो सकता है, ठीक है। डिसीजन है आपका। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम इस तरह बनती है। यूज़ केस डायग्राम, अब यूज़ केस में इस तरह आ जाता है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा स्टेज है, उसी में उसकी एटीएम की एग्जांपल ले लें आप, ठीक है। ए से हो गया एक्टर, और एस से हो गया सिस्टम, ठीक है, सक्सेस सिनेरियो। अच्छा, ए यानी एक्टर ने, जो बंदा है, उसने कार्ड इंसर्ट किया, ठीक है। सिस्टम क्या करता है, वैलिडेट करता है कार्ड को, और आस्क फॉर पिन, और पिन मांगता है। अब एक्टर है ना, वो जो बंदा है, वो पिन डाल देता है, ठीक है। सिस्टम है वो वैलिडेट करता है पिन को, और अगर वो पिन ठीक है तो उसको एक्सेस मिल जाता है उसका सिस्टम का। अब दूसरा सिनेरियो क्या है, 2A, मतलब सिनेरियो 2 है, इसमें एक्सटेंशन, जिसमें मतलब कि अब ये सब गलत होगा, ठीक है।
2 में है कि कार्ड नॉट वैलिड, यहाँ से जो है ना इसका पार्ट स्टार्ट होता है। कार्ड नॉट वैलिड डिस्प्ले जो सिस्टम है वो क्या करेगा, मैसेज डिस्प्ले करेगा और रिजेक्ट कर देगा कार्ड को। 4A सिनारियो में जब उसने फिर वापस कार्ड डाला, फिर कार्ड नॉट वैलिड, और फिर वो सिस्टम दोबारा करेगा ईट रहा है दूसरी बार, और 4B के सिनारियो में फिर उसने कार्ड तीसरी टाइम डाला तो वो ईट कार्ड कर जाएगा। तो ये यूज़ केस की डायग्राम है। यूज़ केस मतलब कि इस तरह डायग्राम शो होती है उसकी, डायग्राम नहीं सॉरी यह टेबल शो होता है। टेस्ट सूट क्या होता है? अच्छा, टेस्ट सूट कुछ भी नहीं होता, ये होती है टेस्ट सूट इज़ अ ग्रुप ऑफ टेस्ट केसेस विच बिलोंग टू सेम कैटेगरी। सेम कैटेगरी की टेस्ट केसेस जो होते हैं ना उसको टेस्ट सूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल टेस्ट केसेस एंड डिफरेंट किस्म के, एक लॉगिन पेज का टेस्ट केस है तो वो टेस्ट केस है 1 से 20 तक, तो वो टेस्ट सूट 1 हो जाएगा। टेस्ट सूट 2 है रजिस्ट्रेशन का, तो वो टेस्ट सूट 2 हो जाएगा जिसमें टेस्ट केसेस होंगे डिफरेंट डिफरेंट। एक है उसका फॉरगेट पासवर्ड का, सॉरी फॉरगेट पासवर्ड का नहीं, कोई ऐड टू कार्ट वाले पेज का है, तो वो टेस्ट 3 में आ जाएंगे टेस्ट केसेस उसके। इस तरह ये क्या नाम है टेस्ट की सूट बनता है, और ये सारे मिलाकर टेस्ट सूट डिफरेंट सूट बनाकर एक टेस्ट प्लान बनता है। ठीक है, टेस्ट प्लान के अकॉर्डिंग टेस्ट सूट बनाए जाते हैं। तो अब आ जाते हैं टेस्ट केस के क्या कंटेंट होते हैं। अभी आपको मैंने जैसा दिखाया था कि टेस्ट केस आईडी होती है, टेस्ट केस टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, प्री कंडीशन होती है, प्रायोरिटी होती है। याद रखें इसमें प्रायोरिटी भी होती है। वो क्योंकि वो जो है ना बेसिक जो टेम्पलेट मैंने आपको दिखाई है वो टेस्ट केसेस की, वो थोड़ी शॉर्ट वर्जन में है। ठीक है, वो शॉर्ट वर्जन में क्योंकि हमने इसमें लोकल प्रोजेक्ट था, मेरा अपना प्रोजेक्ट था, तो मुझे इतना कोई उसकी प्रायोरिटी का मुझे पता था कि कितनी प्रायोरिटी है उसकी, तो वो मैंने कुछ चीज़ें नहीं डाली उसमें। तो खैर प्रायोरिटी होती है P0 होती है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है। इसमें होता है कि सिस्टम इसमें चलना ही छोड़ देता काम। ठीक है, और P1 होती है उससे ज़्यादा हाई, मतलब कि जो क्रिटिकल है ना, क्रिटिकल सिचुएशन से थोड़ी कम हाई प्रायोरिटी। ठीक है, उससे फिर ये मीडियम पे आ जाती है P2, और P3 आ जाती है लो प्रायोरिटी पे। तो ठीक है, P3 लो, मीडियम, हाई, क्रिटिकल। क्रिटिकल यानी सिस्टम चलना ही बंद कर जाता है, ये इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा P0 वैसे तो कम होती हैं लेकिन फिर भी ये प्रायोरिटी बहुत हाई होती है, क्रिटिकल होती है। क्रिटिकल यानी सिस्टम बचा नहीं रहा, कैसे ऐसे पार्ट पे आके सिस्टम जाम हो गया पूरा, तो ये P0 प्रायोरिटी है। P1 यानी हाई है, क्रिटिकल सिचुएशन है, फंक्शनैलिटी उसकी काम नहीं कर रही। ठीक है, ये हाई प्रायोरिटी है। P2 फंक्शनैलिटी काम कर रही है लेकिन फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही, लेकिन ये है कि उससे असर नहीं इतना पड़ रहा सिस्टम पे। सिस्टम चल रहा है लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी सही काम नहीं करी जो उसने डाली हुई है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आपने उसके जो सिस्टम में सेव करता है फाइल। ठीक है, फाइल को सेव करता है लेकिन वो 100 सेव करने के बाद, 100 बार सेव करने के बाद वो फाइल दोबारा सेव नहीं करता, क्रैश कर जाता है। तो वो क्योंकि आपको पूरा करने के बाद सेव करनी चाहिए फाइल, पूरे काम करने के बाद, तो वो उसकी इतनी प्रायोरिटी मतलब कि हैक फंक्शनली इसको ठीक करना चाहिए, बग को ठीक करना चाहिए, लेकिन वो अभी इतना मतलब कि ज़्यादा सिस्टम पर डैमेज नहीं कर रहा। ठीक है, तो ठीक कर, ये नहीं कि आपने बग छोड़ देना, ये बग आपने भेजना है, लेकिन ये है कि इसका इतना मतलब कि मीडियम प्रायोरिटी है, इसकी ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है। तो ये P3 यानी लो प्रायोरिटी, जैसे कि कुछ हो सकता है कोई बटन जो है वो जिसका कोई इतना मतलब कि यूज़ ना हो लेकिन वो चल ना रहा हो। ठीक है, तो उसकी प्रायोरिटी आप कह सकते हैं लो प्रायोरिटी में आ जाता है। या कोई क्या नाम है किसी अनइम्पोर्टेंट जगह पे कोई बटन चलना या कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुई भी अनइम्पोर्टेंट जगह पे, तो वो P3 प्रायोरिटी में आ सकता है। रिक्वायरमेंट आईडी, जो उसकी रिक्वायरमेंट आईडी होगी, जो मतलब ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट आईडी होती है, बेसिकली वो अभी हम आगे पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा वो क्या होता है। खैर अभी फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये रिक्वायरमेंट आईडी। स्टेप्स एक्शन, जो इसके साथ आप स्टेप्स लिखेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट जो मैंने आपको दिखाया था कि रिजल्ट क्या आना चाहिए और एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, जो रिजल्ट हमने चाहिए हमें आना वो क्या है, और जो आ रहा है वो क्या है। ठीक है, टेस्ट डेटा जो इसका डेटा होगा टेस्ट का। खैर ये इसकी आप देख सकते हैं टेम्पलेट है यहाँ पे इन्होंने दे दी है, इन्होंने अच्छा किया है। तो मॉड्यूल नेम है होम पेज। ठीक है, रिक्वायरमेंट आईडी 1 है, ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स की जो रिक्वायरमेंट दी है ना उन्होंने 1 है। तो अकॉर्डिंग टू डेट रिक्वायरमेंट प्रायोरिटी टाइप है पॉजिटिव टेस्टिंग है। ठीक है, हमने पॉजिटिव टेस्टिंग, पॉजिटिव आपको मैंने बता दिया कि अप्रोच ओरिजिनल रखनी है आपने। ठीक है, मतलब कि पॉजिटिव रखनी है। प्रायोरिटी है P1 प्रायोरिटी यानी इसकी प्रायोरिटी हाई है। ठीक है, और टेस्ट केसेस हैं, टेस्ट केस आईडी है सॉरी 1। अब टेस्ट सिनेरियो है कि वेरीफाई द यूआरएल ऑफ होम पेज। ठीक है, ये एक यूआरएल के जो है होम पेज का यूआरएल है, वेरीफाई करना है। ठीक है, और फिर उसमें प्री कंडीशन क्या है, ओपन द ब्राउज़र, इंटर ये तो टेस्ट केसेस उसने बनाए हैं कि ओपन द ब्राउज़र, ये जो उसका स्टेप्स हैं। एक्चुअल रिजल्ट क्या था, और ये इन्होंने अभी लिया नहीं है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो ये आना चाहिए। ठीक है, जो आना चाहिए अभी आया नहीं है, तो मतलब कि ये इन्होंने बनाई हुई डायग्राम इसके मुताबिक। ये वाला फेल किया इसने, ये वाला पास किया है, और ये वाला फेल किया है। इसमें जो एक्चुअल रिजल्ट है वो आया स्टूडेंट डिस्काउंट इज़ डिस्प्लेड इंस्टेड ऑफ स्टूडेंट। तो एप्लीकेशन शुड डिस्प्ले ऑल द फील्ड इन।
खैर ये है कि इसमें ये रिज़ल्ट आना चाहिए और वो ये रिज़ल्ट आ रहा है, तो ये फेल है, ठीक है। डिस्प्लेइंग स्टेट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, ये आपको समझ आ गई होगी इसकी। तो ये बड़ी अच्छी इन्होंने एग्जांपल दी है टेस्ट केस की, आप ये देख लें सही तरह, ओवरव्यू ले लें, ताकि आपको पता चल जाए कि टेस्ट केसेस, एक्सेल वाले टेस्ट केसेस वो इस तरह नज़र आते हैं। हाँ, अब आगे हमारी काम की चीज़, रिक्वायरमेंट ट्रेसिबिलिटी मैट्रिक्स। अब एक रिक्वायरमेंट बनती है ना, जो रिक्वायरमेंट होती है एक चीज़ की, उसमें जो रिक्वायरमेंट को अटैच किया जाता है टेस्ट केसेस के साथ, ठीक है। यूज़ फॉर मेकिंग मैपिंग ऑफ रिक्वायरमेंट विद रिस्पेक्ट टू टेस्ट केसेस। फॉर एग्जांपल एक रिक्वायरमेंट थी हमारी, एक रिक्वायरमेंट थी, उसको सॉरी ये रिक्वायरमेंट थी 1.0 रिक्वायरमेंट, और रिक्वायरमेंट वाले मैट्रिक्स में दी गई थी, और वो उसको टेस्ट केस ID 1 से हम वो करेंगे, सॉरी इक्वल करेंगे उसके, ठीक है, उसको से साबित करेंगे, ठीक है। अब जो टेस्ट केस ID 2 है वो इक्वल्स टू 1.0 में रिक्वायरमेंट ID 1 ही है, लेकिन वो टेस्ट केस ID है वो 2 है, ठीक है, उसको मैप किया हुआ है इन्होंने इसके साथ। तो 3 को 1.1 के साथ किया हुआ है, 4 को 1.2 के साथ। ये नहीं कि आप मतलब काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स को एक ही ID के साथ मैप कर सकते हैं। काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट, जब 1.2 1.2 1.2 देखा 2 बार है, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट 2 बार है, और ये भी टेस्ट केस ID 4 5, यानी कि डिफरेंट IDs के साथ मैपिंग की हुई है। सेम ही सॉरी रिक्वायरमेंट, सेम रिक्वायरमेंट को डिफरेंट IDs के साथ आप मैप कर सकते हैं, यानी कि कोई भी रिक्वायरमेंट 3-4 बार आई हुई हो, 1.0 1.0 1.0 1.0, ये 4 बार आई हुई हो, तो आप डिफरेंट टेस्ट केसेस साथ उसको मैप कर सकते हैं। उसमें लाजमी नहीं है कि आपने क्या नाम है डिफरेंट रखना है रिक्वायरमेंट हर इसके लिए, आप सेम भी रिक्वायरमेंट को मैप कर सकते हैं टेस्ट केस के साथ, ठीक है। तो ये होता है कि मतलब कि अगर आप रिक्वायरमेंट को मतलब उसी रिक्वायरमेंट को चेक करें काफ़ी देर से, डिफरेंट टेस्ट केसेस इसी एक ही रिक्वायरमेंट पर बना रहे हैं, तो इसलिए ईजी पड़ता है, अगले को समझने में ईजी पड़ता है कि वो उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये काफ़ी सारे टेस्ट केसेस बने हुए हैं, ठीक है। उसी रिक्वायरमेंट को फॉलो करते हुए, एक ही 1.0 को यहाँ तक फॉलो करते हुए सारे टेस्ट केसेस उसी पे बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह अगले को समझने में मदद मिलती है इससे। अब गुड टेस्ट केसेस बनाने के कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकते हैं, ठीक है। अ गुड टेस्ट केस हैज़ अ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक कि वो एक्यूरेट होना चाहिए, और जो टेस्ट है वो वही टेस्ट होना चाहिए, जो टेस्ट का है वही टेस्ट होना चाहिए। नो अननेसेसरी स्टेप्स, कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं होने चाहिए जो किसी काम के ना हो। यूजेबल रीयूजेबल होना चाहिए, ट्रेसेबल होना चाहिए, ट्रेसेबल टू द रिक्वायरमेंट। अभी मैंने आपको बताया कि उसको जो टेस्ट केस हो ना, वो साथ उसकी रिक्वायरमेंट के नंबर भी दिया हो, ताकि वो ट्रेसेबल हो कि रिक्वायरमेंट वो है उसके मुताबिक वो टेस्ट केस बना हुआ है। तो और रेगुलेशन जो है उसकी रूल रेगुलेशंस को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू एग्जीक्यूट टू इट एनी ऑर्डर विदाउट, अच्छा, तो आप किसी भी ऑर्डर में उसको एग्जीक्यूट कर सकें, तो ठीक है। इट शुड बी सिंपल एंड क्लियर एंड एनी टेस्टर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बाय, तो मतलब कोई भी टेस्टर को समझ पाए, क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। तो बेसिकली ये बहुत गुड है कैरेक्टरिस्टिक है टेस्ट केस के, ठीक है। अब टेस्ट डेटा क्या होता है, ये रिक्वायर होता है टेस्ट केस बनाने के लिए, ठीक है। टेस्ट डेटा वो होता है ना जिसमें सारा पता होता है कि इसमें इनपुट क्या देने हैं, आउटपुट मतलब आने चाहिए, इनपुट में क्या होना चाहिए, इनपुट किस क्या नाम है गलत देना है, इनपुट में गलत वैल्यूज़ क्या देनी है, ठीक है, कौन सी वैल्यूज़ देनी है इनपुट में, तो वो टेस्ट डेटा होगा, ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय टेस्ट इंजीनियर बनाते हैं, मेंटेन इन एक्सेल शीट्स। जैसे कि इसके एग्जांपल में दूँ आपको, जिस तरह आपको एक पासवर्ड दिया हुआ उन्होंने, कंपनी से जारीशुदा ईमेल पासवर्ड है, उन्होंने कहा है कि इसी ईमेल पासवर्ड के मुताबिक आपने टेस्ट करना है अगले को, और इसी में वेरिफिकेशन करनी है, आपने कंफर्म करनी है, अगर आपने पासवर्ड फॉरगेट करना है तो उसी में चेक करना है आपने, तो वो टेस्ट डेटा होगा, ठीक है। टेस्ट डेटा अकॉर्डिंग टू द कंपनी, और कह सकते हैं कि आप जो आप खुद डालते हैं वो आपका टेस्ट डेटा होता है, ठीक है। तो जो कंपनी देती है वो उनका टेस्ट डेटा होता है, तो वो इनपुट वैल्यूज़ होती हैं जो केसेस को कवर एग्जीक्यूट करने के लिए दी जाती हैं, ठीक है, केसेस के इनपुट में डालने के लिए दी जाती हैं। टेस्ट एनवायरनमेंट क्या होगा वो चीज़ें जिसके ऊपर टेस्ट किए जाते हैं, मतलब टेस्ट जिनकी मदद से टेस्ट किए जाते हैं, सॉरी, तो जिसमें हो सकती हैं आर्किटेक्चर एनवायरनमेंट सेटअप पर हार्डवेयर हो सकता है, सॉफ्टवेयर हो सकती है, और सेटअप टेस्ट एनवायरनमेंट एंड टेस्ट, ये उन्होंने बताया हुआ कि किस तरह टेस्ट एनवायरनमेंट सेटअप होता है, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, और उसमें सेटअप एनवायरनमेंट में ये चीज़ें हार्डवेयर जो होता है वो कौन सा होना चाहिए, ब्राउज़र कौन सा होना चाहिए जिसमें अब टेस्ट होगा, और मोबाइल कौन सा होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होना चाहिए, ये टेस्ट एनवायरनमेंट की चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और डिलीवर वगैरह एनवायरनमेंट रेडी विद टेस्ट डेटा सेटअप स्मोक टेस्ट रिजल्ट, तो ये बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या टेस्ट हो, किस तरह टेस्ट होता है, ठीक है, मतलब कि क्या क्या टेस्ट इस एनवायरनमेंट में सेटअप किया जाता है, सॉरी। तो ये टेस्ट एनवायरनमेंट में आ गया। टेस्ट एनवायरनमेंट जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो एनवायरनमेंट सेटअप करते हैं जिसके जिन चीज़ों के थ्रू टेस्ट होंगे, ठीक है।
जिन चीज़ों के ऊपर सॉरी टेस्ट होंगे, मैं थ्रू कह रहा हूँ, उनका ऊपर होंगे टेस्ट, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन सा होना चाहिए, मोबाइल कौन सा होना चाहिए, पीसी कौन सा होना चाहिए, ब्राउज़र कौन सा होना चाहिए, इस तरह का जो सारा प्रोसेस है ना, ये इन्वायरमेंट में आ जाता है कि इसमें क्या क्या होना चाहिए, और इसके ऊपर टेस्ट होंगे। टेस्ट एग्जीक्यूशन ये फाइनल आ जाता है, टेस्ट क्लोजर उसके बाद आना चाहिए, ठीक है, इसके बाद शायद टेस्ट क्लोजर भी होगा। और इस फेज़ में क्या होता है कि टीम जो होती है वो टेस्ट को जो उसने बनाए होते हैं केसेस उनको एग्जीक्यूट करती है, ठीक है, टेस्ट प्लान और टेस्ट केस जो प्रिपेयर हो जाएंगे उनको एग्जीक्यूट करती है। बग जो रिपोर्ट होते हैं बैक टू द डेवलपमेंट टीम फॉर करेक्शन के लिए, और फिर दोबारा रीटेस्टिंग होती है। जब बग दोबारा करेक्ट होके आते हैं ना, वो चेक करने के लिए कि बग करेक्ट हुए हैं कि नहीं, वो चेक होती है रीटेस्टिंग, उसको टैकल करने के लिए, ठीक है, ये चेक करने के लिए बग करेक्ट हुए हैं कि नहीं, रीटेस्टिंग की जाती है। डिफेक्ट रिपोर्टिंग कैसे होती है, एनी मिसमैच फंक्शनैलिटी फाउंड इन, कोई भी फंक्शनैलिटी जो आपको ऑर्डर लग रही हो, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स हो सकती है, कोई बटन काम ना कर रहा हो, कोई फंक्शनैलिटी काम ना कर रही हो, कोई लोगो अपनी सही जगह पे ना हो, तो वो चेक करने के लिए, मतलब कि वो सॉरी बताने के लिए वो बग है, ठीक है, कोई भी मतलब कि इस तरह की चीज़ हो वो बग हो सकती है, तो वो उसको हम रिपोर्ट करेंगे। ड्यूरिंग द टेस्ट एग्जीक्यूशन टेस्ट इंजीनियर आर रिपोर्टिंग मिसमैच और डिफेक्ट टू डेवलपर थ्रू टेम्पलेट और यूजिंग टूल्स, ठीक है, ये टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हुए बग रिपोर्ट करते हैं, ये टूल्स को इस्तेमाल करते हुए बग रिपोर्ट करते हैं। टूल्स में ये हो जाते हैं कि क्लियर रिक्वेस्ट, डेव ट्रैक, जीरा बहुत मतलब कि ज़्यादा यूज़ होता है, बग जिला जो है वो यूज़ होता है, और एक और भी है, पता नहीं कोई एक था, लेकिन चलो ये इंपॉर्टेंट होते हैं, यूज़ होने टूल होते हैं बग रिपोर्ट करने के लिए। अब आ जाता है डिफेक्ट रिपोर्ट कंटेंट। अच्छा, इसमें क्या क्या कंटेंट होता है? डिफेक्ट रिपोर्ट में डिफेक्ट की आईडी होती है, डिस्क्रिप्शन होती है, वर्जन कौन सा वो सॉफ्टवेयर है, विच डिफेक्ट वाज फाउंड, किस वर्जन में फाउंड हुई, ये स्टेप्स होते हैं, डेटा रेज्ड होता है, डेटा के जो जिस डेटा के साथ डिफेक्ट रेज हुआ था, ठीक है, जो डेटा आपने डाल के रेज किया था। रेफरेंस क्या है, रेफरेंस टू डॉक्यूमेंट ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक, डिज़ाइन के मुताबिक, आर्किटेक्चर के मुताबिक स्क्रीनशॉट ऑफ एरर जो होगा उसका दिया जाएगा टू हैव द अंडरस्टैंड द डिफेक्ट। तो मतलब कि रिक्वायरमेंट के मुताबिक कि यार ये इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये बग बन रहा है, कि ये रिक्वायरमेंट में बताया गया है कि ये इस तरह काम करना चाहिए और वो इस तरह काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो बग ही है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट के मुताबिक है। रेफरेंस देना है आपको, ठीक है, रेफरेंस लाजमी होता है, तो और स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं। अच्छा, डिटेक्टेड बाय नेम आईडी द टेस्टर हु रेज द डिफेक्ट, तो डिटेक्टेड बाय जो आईडी का नेम होगा यूज़र का, टेस्टर का, सॉरी आईडी टेस्टर का जो होगा नेम आईडी, वो बता देगा कि भाई मैंने बग दिया। स्टेटस क्या है, स्टेटस ऑफ डिफेक्ट, ठीक है, क्या क्या नाम है, ठीक हुआ है कि नहीं, फिक्स्ड बाय, फिक्स जो जिस डेवलपर ने फिक्स किया ना जनाब, उसका नाम यहाँ पे होगा। डेट क्लोज्ड, डेटा मतलब तो जब ये डिफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जो पूरा कंप्लीट सॉरी फिक्स हो जाएगा, तो ये क्लोज़ कर दिया जाएगा। सेवरिटी क्या होती है, सेवरिटी वो चीज़ होती है कि कंडीशन हो सकती है, कैसे कह सकते हैं आप, ये जो डिस्क्राइब करती है कि इम्पैक्ट ऑफ द डिफेक्ट ऑन द एप्लीकेशन, कि कितना इम्पैक्ट कर रही है जो बग है ना, वो कितना एप्लीकेशन पर इम्पैक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर सेवरिटी हाई है तो काफ़ी हाई इम्पैक्ट कर रहा है, अगर क्रिटिकल है तो फंक्शनल है का बहुत ज़्यादा, मतलब कि ऐसा है कि वो एप्लीकेशन यूज़ करने के काबिल नहीं है अगर वो क्रिटिकल बग है तो और अगर हाई है तो उसके फिक्स जल्दी से जल्दी किया जाए, क्योंकि वो फंक्शनल बग एप्लीकेशन चल रही है लेकिन वो फंक्शनल बग है, वो बार बार आ रहा है, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो ये क्रिटिकल हाई में आ जाता है। तो प्रायोरिटी वो जो मैंने आपको बताया कि कितनी प्रायोरिटी है उसकी, हाई सेवरिटी बेसिकली कह सकते हैं कि उसको ठीक करने के लिए कितना, मतलब कि हमें उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है, वो प्रायोरिटी में आ जाता है। उसकी प्रायोरिटी हाई है उसके मुताबिक होता है ना, सेवरिटी के मुताबिक होता है कि अगर तो सेवरिटी क्रिटिकल है, हाई है, मतलब कि सेवरिटी उस चीज़ की, तो वो P0 में आ जाएगा, ठीक है, वो उसकी प्रायोरिटी P0 आ जाएगी। तो इस तरह अगर हाई है तो वो P1 में आ जाएगी, ठीक है, अगर मीडियम है तो P2 में आ जाएगी प्रायोरिटी उसकी, ठीक है, तो सेवरिटी के मुताबिक प्रायोरिटी सेट होती है, ठीक है, तो इसके मुताबिक होता है। डिफेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है, पहले तो डिस्कवरी होती है डिफेक्ट की, ठीक है, फिर उसकी होती है कॉन्टिग्रेनाइजेशन, ठीक है, कैटेगराइजेशन सॉरी, फिर उसकी रेजोल्यूशन होती है कि उसको ठीक करने के लिए क्या करें, फिर वेरिफिकेशन होती है, जो होता है ना डेवलपर उसको वेरीफाई करता है, तो उसके बाद क्लोजर होता है उसका, ठीक है, जो दोबारा बंद करता है, मतलब कि बग ठीक करके बंद करता है, फिर रिपोर्टिंग होती है दोबारा बंदे को, ठीक है, कि बग ठीक हुआ है कि नहीं, ठीक है, उसकी रिपोर्टिंग होती है इसको, तो फिर दोबारा आ जाते हैं, अगर वो ठीक ख़राब हुआ है फिर वापस आ जाते हैं कैटेगराइजेशन, फिर रेजोल्यूशन होती है जिसमें वापस कहता है भाई इसको ठीक करना है, फिर वो वेरीफाई करता है, तो इस तरह ये चलता रहता है, अगर डिफेक्ट ठीक ना हुआ हो तो चलता रहता है।
डिफेक्ट की कैटेगराइजेशन में आपको बताया कि इन्होंने क्रिटिकल को वैसे तो नॉर्मली P0 में डाला जाता है, क्रिटिकल इन्होंने P1 में डाला हुआ है, तो हाइट P2 में आ जाता है, मीडियम P3 में आ जाता है। वो कंपनी के मुताबिक होगा। P0 है ना, अगर उस कंपनी में P0 सेट हुआ हुआ तो वो क्रिटिकल होगा, P1 फिर हाई होगा, और फिर P3 उसमें P2 फिर उसमें मीडियम होगा इस तरह। तो ये कंपनी के मुताबिक होता है। खैर ये है कि चलो इसमें P1 इसने क्रिटिकल सेट किया, वैसे नॉर्मली P0 होता है। ये आप चेक भी कर लीजिएगा कि इंटरनेट पे ये P0 होता है नॉर्मली। क्रिटिकल जो सिचुएशन होती है P0 में सेट हो जाती है, हाई जो होती है वो P1 में आती है। खैर कंपनी टू कंपनी होता है ना, ये भी है। डिफेक्ट सेवेरिटी कितनी है? अच्छा, डिफेक्ट सेवेरिटी क्या होती है? ये सेवेरिटी डिस्क्राइब करती है कि कितना बग सीरियस है। ठीक है, इन सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डिफेक्ट सेवेरिटी कैन बी डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ द इम्पैक्ट आ डिफेक्ट, ये कितना डिफेक्ट उसकी डेवलपमेंट में डाल सकता है, वो कि सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में ऑपरेशन में डाल सकता है कि कंपोनेंट जो टेस्ट हो रहे हैं उसमें, ठीक है, उसमें कितना वो इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है, कि कितना ख़तरनाक है वो बग जो डिफेक्ट है, सेवेरिटी बताती है वो डिफेक्ट की सेवेरिटी। डिफेक्ट सेवेरिटी कैन बी कैटेगराइज इनटू 4 क्लासेस। यही मैंने आपको बताया कि ये 4 क्लासेस हैं। क्रिटिकल ये होता है कि बहुत कंप्लीट शट डाउन ऑफ द प्रोसेस, नथिंग कैन प्रोसेस फर्दर, इससे आगे तो काम किया ही नहीं जा सकता, ठीक है, ये फंक्शन नहीं हो सकते सीधे। ये होता है हाई, होता है ये हाईली सिवियर होता है, लेकिन एंड कोलैप्स सिस्टम को बंद कर देता है। हाउएवर सर्टेन पार्ट्स ऑफ द सिस्टम मेन फंक्शनल, लेकिन कुछ सिस्टम के पार्ट्स फंक्शनल रहते हैं, ठीक है, ये है ख़तरनाक होता है, लेकिन सिस्टम को शट डाउन नहीं कर देता, लेकिन ये कुछ पार्ट उसके जो सिस्टम के फंक्शन होते हैं, ये इतना ये मतलब क्या होता है, ठीक है, काज हम अनडिजायरेबल बिहेवियर काज करता है, लेकिन ये कि इतना सिस्टम फंक्शनल होता है, सिस्टम इतना डैमेज नहीं होता इससे। लो में तो ये था कि कोई भी सिस्टम को डैमेज नहीं करता ये, लेकिन इसका सिस्टम से इसके होने से सिस्टम ओड लगता है, ठीक है, थोड़ा मतलब कि जैसे हो गया कोई छोटा सा कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया कहीं आगे पीछे, ठीक है, मतलब कि कोई नज़र ना आ रहा हो, जो जिसकी विजिबिलिटी इतनी ना हो, जिसको इतना यूज़ ना किया जाता हो, तो वो। अब डिफेक्ट की प्रायोरिटी मैंने आपको बताया कि कितनी इंपॉर्टेंस है डिफेक्ट की, ठीक है, प्रायोरिटी बताती है कि इतनी इंपॉर्टेंट है डिफेक्ट की। डिफेक्ट प्रायोरिटी स्टेट दैट द ऑर्डर इन विच द डिफेक्ट शुड बी फिक्स्ड, हायर द प्रायोरिटी द सूनर द डिफेक्ट शुड बी रिजॉल्व, ठीक है, एक कितनी प्रायोरिटी में वो फिक्स होना चाहिए डिफेक्ट, और जितनी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी उतनी जल्दी उसको फिक्स किया जाए, ठीक है। P1 है हाई, ठीक है, डिफेक्ट मस्ट बी रिजॉल्व। देखें इसमें P1 उसने हाई रख दी है, ठीक है, पहले उसने P1 क्रिटिकल रखा हुआ था, तो P1 इसने यहाँ पे हाई रख दी है, अब यहाँ पर नीचे क्रिटिकल रखा हुआ था उसने। तो खैर ये डिफरेंट कंपनी पे डिपेंड करता है कि आपको ऐसी भी आ सकती है सिचुएशन कि उन्होंने उल्टी रखी हुई, उन्होंने P5 को उन्होंने क्रिटिकल रखा हो। खैर डिफरेंट वो खुद आपको टेम्पलेट बता ही देगी, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो रिक्वायरमेंट से आपको पता चल ही जाएगा कि ये प्रायोरिटी सिस्टम इसका क्या है, ठीक है, तो वहाँ पे लिखा होता है ऐसी। तो डिफेक्ट मस्ट बी रिजॉल्व एज सून एज पॉसिबल, कि हाई में तो आपको सिस्टम का जल्दी रिजॉल्व करना है, और नॉर्मल में आपको यह है कि डिफेक्ट शुड बी रिजॉल्व, इट कैन वेट अंटिल अ न्यू वर्जन इज क्रिएटेड, मतलब कि थोड़ा इसका इंतजार भी किया जा सकता है। लेओ में इतना नहीं इशू, लेकिन इसको फिक्स करना चलो काम बेहतर करने के बराबर है, ठीक है। तो ये होता है इसकी सेवेरिटी डिटरमाइन करने के लिए क्या नाम है तरीके हैं, तो ये छोटा सा उन्होंने बताया हुआ है। तो ये अर्जेंट है, ये लो है, ठीक है, ये क्रिटिकल है, नॉन क्रिटिकल। क्रिटिकल कल बग क्या हो सकता है, की फीचर डज नॉट वर्क, जो उसका मेन फीचर है, फॉर एग्जांपल लॉगिन ही नहीं हो रहा, तो वो तो लाजमी उसका मतलब कि फिक्स करना है ना। कंपनी लोगो इज़ द रॉन्ग कलर, मतलब कि रॉन्ग कलर में वैसे कोई नॉन क्रिटिकल देख रहे हैं, कोई मतलब इसका कोई काम इतना नहीं है, लोगों का काम है, लेकिन ये है कि मतलब इसका कोई सिस्टम के फंक्शन में इतना कोई काम नहीं, कोई असर नहीं डाल रहा है ये, ठीक है, तो इसलिए इसका ये नॉन क्रिटिकल है। तो फीचर डेट इज़ रियली यूज डज नॉट वर्क, तो एक इसका है कि ये अर्जेंट है लेकिन ये लो है, क्योंकि ये जो है क्रिटिकल ही है लेकिन ये लो है, क्योंकि जो सिस्टम फीचर यूज़ ही नहीं होता उसका ठीक करने में हमें इतना मतलब कि ना नुकसान है ना फ़ायदा है उसको, लेकिन उसको ठीक करना ज़रूरी है, कि ठीक करना चाहिए, क्योंकि बग तो बग जो भी हो, बग छोटा हो बड़ा हो ठीक करना चाहिए, लेकिन उसको ये उसकी जो क्रिटिकल सिचुएशन वो लो है, तो मतलब उसको हम वेट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कि उसका हम रोक के रख सकते हैं, इसको नहीं रोक के रख सकते, इसको हम जल्दी ठीक करना है। तो ये कैप्शन इमेज इज़ रिटन ऑन द रॉन्ग साइड, तो ये नॉन क्रिटिकल है कि जो कैप्शन है और इमेज है वो रॉन्ग फॉन्ट या उसके डिफरेंट लोकेशन पे है, ठीक है, इस तरह। अच्छा, सॉफ्टवेयर कैन हैव लो सेवेरिटी हाई प्रायोरिटी, हाई सेवेरिटी लो प्रायोरिटी, ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये आगे बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं तो ये अभी बहुत इसके बारे में तो बहुत डिटेल हो जाएगी, तो अगला इंशाल्लाह लेक्चर में पढ़ेंगे। मेरा गला भी काफ़ी सूख गया, तो ये बड़े मज़े का टॉपिक था आज, वैसे ही मुझे बड़ा मज़ा आया पढ़ाने में। खैर ये है कि चलें अगले लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।